वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। अभी आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जानवर बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उन सवालों को पोस्ट करिएगा। उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर गौरव शर्मा। इज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड रिसर्च एट ग्लोब कैपिटल। गौरव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम। करण जी, पहले बाजारों की बात करते हैं। आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और लास्ट भी है। ऑल टाइम हाई के बाद थोड़ा बहुत सांस लेते हुए बाजार पॉज के साथ इस समय। और दो बड़े इवेंट्स है, एक आरबीआई की पॉलिसी और दूसरी फेड का पॉलिसी बीट। इस मेजर इवेंट से पहले बाजार में जो एक पॉज देखने को मिल रहा है, हाउ डू यू सी इट? मैम, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है। ये एक पॉज ही है बिल्कुल। कल के सत्र में भी बाजार ने उच्चतम स्तरों को छुआ और उसके बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दी। आज भी बस उस प्रॉफिट टेकिंग का कंटिन्यूएशन ही हम देख रहे हैं। मुझे यहाँ से ये गिरावट बहुत ज्यादा एक्सटेंड होती हुई नहीं नजर आ रही है। थोड़ी सी जब बाजार में, जैसे आपने दो नामांकित मेजर इवेंट्स की बात की, एक डोमेस्टिक इवेंट है हमारे यहाँ की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा मेजर ग्लोबल इवेंट है यूएस फेड की पॉलिसी रिव्यू मीट, वहां की मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोनों का ही हमारे बाजारों पे एक लार्ज एक्सटेंट पे असर होता है। अब ऐसे समय पर अनसर्टेनिटी जब नजदीक आती है तो बाजार के अंदर इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग करते ही हैं, स्पेशली जब बाजार अपने लाइफ टाइम हाइस के अराउंड ट्रेड कर रहा हो। और वो एक प्रूडेंट अप्रोच भी होती है। कई सारी पोजीशंस लोगों ने ऐसी ले ली होती है जो वो लंबे समय तक नहीं उन्होंने रखनी होती है, तो दे प्रेफर की लेट्स टेक सम प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल, बड़े इवेंट से पहले कहीं उथल पुथल में आया हुआ नफा ना निकल जाए उस सोच के। तो ये अभी वो वाला मूव, वो वाला फेज बाजार में चल रहा है। हैविंग सेड दैट, कोई भी गिरावट इस लेवल्स पर आती है, जो कि मेरे ख्याल और 150-200 पॉइंट एक्सटेंड हुआ तो हुआ, मुझे बहुत लंबी चौड़ी गिरावट नहीं लग रही है, तो उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करना चाहिए। यही हम अपने क्लाइंट्स के सजेस्ट भी कर रहे हैं। देयरफॉर हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि बाजार में बिकवाली के मौके ना देखते हुए हम उन्हीं कॉर्नर्स, नुक एंड कॉर्नर्स को हंट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे अभी भी वैल्यू स्टीम बाकी है, जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है या वो अपने मेजर सपोर्ट लेवल्स के नजदीक हैं। उन शेयर्स से हम दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने रेजिस्टेंस मार्क के नजदीक आ चुके हैं या जिनमें अत्यंत ज्यादा नियर टर्म में ही तेजी बन चुके हैं, क्योंकि वहां पे लेफ्ट ओवर यानी कि माल छोड़ने की प्रक्रिया चालू होगी। एंड वी डू नॉट वांट टू बी कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। करेक्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। जहां पे वैल्यू है और जहां लगता है कि आपको अभी मोमेंटम प्ले आउट नहीं हुआ है, उन्हीं शेयर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो मोमेंटम में बढ़ चुके हैं और जो अपनी रेजिस्टेंस के आसपास है उनसे थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि मेजर दो इवेंट है वो तो है ही है। उसके बाद 15 दिसंबर के बाद मेजोरिटी ऑफ द पीपल गो ऑन हॉलीडेज, तो वहां पे भी वॉल्यूम जो है कम रहते हैं और बाजार बहुत ही सीमित दायरे में काम काज करता है। एंड देन इट रियली पिक्स अप फ्रॉम आई थिंक 15th of January when people start getting back to work, और एफआईएस जो है अपनी एलोकेशन करना शुरू करते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स में कितना और इंडिया में कितना, ये देखना बाकी रहेगा कि 2026 में क्या एफआईआईज हमारे देश में वापसी करते हैं या नहीं। बट जीडीपी ग्रोथ एट 8.2%, अमेजिंग। आई थिंक अगर इनमें कुछ सच्चाई है आंकड़ों में तो उनको वापस आना बिल्कुल लाजमी है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और हमारे फर्स्ट व्यूअर है मोहम्मद उमार। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है एपेक्स फ्रोजन फूड्स, जो उन्होंने 299 के प्राइस पे लिया है। और अशोका, आई थिंक अशोका लिखा है इन्होंने, बिल्डकॉन है, आई थिंक वही होना चाहिए। 198 की बाइंग है। अभी क्या करूं, बहुत लॉस में हो रहा है। एक महीने के लिए लिया है, प्लीज गाइड मी। ओहो, एक महीने के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म। फ्रोजन फूड्स, एपेक्स फ्रोजन फूड्स एंड अशोका बिल्डकॉन। अशोका, आई थिंक दैट इज द स्टॉक। ये अशोका बिल्डकॉन ही होगा आई गेस। तो पहले मैं एपेक्स फ्रोजन फूड्स के ऊपर अपनी राय दे देता हूँ। इस शेयर के अंदर एक लंबे समय से साइडवे मूव चल रहा है। इसका एक लार्जर चंक ऑफ बिजनेस फॉरेन पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। यूएस से समझौते अगर होता है तो उसके लिए काफी उत्साहजनक खबर होगी। देयरफॉर वोलेटिलिटी इस स्टॉक में बनी रहेगी पूरे साल भर में। इस शेयर की जो परफॉर्मेंस अटकी रही है, ऑल्दो केवल 5% के गेन्स के साथ अभी ईयर टू डेट पे ट्रेड कर रहा है, निचले स्तरों के
आसपास ही है, कंसोलिडेशन लेवल पे आसपास ही है जब हम इसे बड़े चार्ट फ्रेम्स के हिसाब से देखते हैं। आई थिंक अभी थोड़ा और समय वेट करना चाहिए, सिंस उन्होंने अपनी पोजीशन ऑलरेडी बना ली है। तो एग्जिट की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, बिकॉज हमें उम्मीद है कभी भी अब पॉलिसी का अनाउंसमेंट आ जाएगा और उस टाइम पे एक चाल बननी चाहिए स्टॉक के अंदर जो उसे लगभग 350 और उसके ऊपर के लेवल तक ले जाने की गुंजाइश रखती है। अभी होल्ड की सलाह रहेगी स्टॉक पे। अब बात करते हैं अशोका बिल्डकॉन पे। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके पास अशोका बिल्डकॉन का शेयर है जो भी 171 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। जी। इस स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन आ चुका है, सिंस छोटी अवधि के लिए लिया है, 1 महीने की अवधि की बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ से गिरावट की गुंजाइश ज्यादा लग रही है। एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लें 160 रुपए का और अपनी पोजीशन को होल्ड करें अभी, बिकॉज अगर उसके नीचे यहाँ से ये शेयर सस्टेन करेगा तो एक मेजर ब्रेकडाउन लेवल आएगा, फिर उसमें 20-25% की फर्दर गिरावट हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। चलिए अगला सवाल जो है वो है अनूप का। अनूप पूछते हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज के बारे में। वीएसटी इंडस्ट्रीज उन्होंने 397 में लिया है क्वांटिटी, सॉरी 397 क्वांटिटी है और 280 रुपीज पर शेयर पे लिया है उन्होंने। फॉर हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू होल्ड वीएसटी इंडस्ट्रीज? और वीएसटी इंडस्ट्रीज आज करीबन ½ % नीचे है, कल भी गिरावट देखने को मिल रही थी इस स्टॉक में, अब क्या करना चाहिए? लगभग 250-254 के आसपास चल रहा है। टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, अंडर प्रेशर है। क्लियर कट मेरी तरफ से एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक। और कुछ टैक्सेस को लेके भी बदलाव की बात चल रही थी। हाँ, एक लंबे समय से इन्होंने मैम कोई वैल्यू क्रिएशन भी नहीं किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। क्लियर कट साइडवेज मूवमेंट है, कोई सच ढंग का आउटलुक नहीं है। अभी 25% ईयर टू डेट डिक्लाइन पे चल रहा है, क्वार्टरली फ्रंट पे भी काफी नेगेटिव ही है। तो आई थिंक इट इज बेटर कि हम इससे निकलकर दूसरे जो इस समय चलते हुए शेयर्स हैं या जो हमें लग रहा है कि इनमें अभी स्टीम बाकी है उनमें निवेश किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। दिलीप व्यास का सवाल है, वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक ही स्टॉक है, जमुना ऑटो। 95 की बाइंग है, 150 शेयर है। प्रॉफिट बुकिंग करूं या होल्ड करूं? आपका व्यू क्या होगा सर? बहुत अच्छा, उन्होंने ऑटो एंसिलियरी स्पेस से चीज चुनी है, जमुना ऑटो। ऑटो स्पेस वैसे भी बुलिश है। नवंबर मंथ के आंकड़े आए हैं, ऑटो सेल्स फिगर्स काफी उत्साहजनक आंकड़े हैं। आई थिंक अभी और स्टीम बाकी है, अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। 135 तक की गुंजाइश मुझे नियर टर्म में ही इस शेयर में दिखाई देती है। एक छोटा स्टॉप लॉस जरूर रखें 114 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। गौरव सर, आप क्या खरीद रहे हैं ऑटो स्पेस पे? क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े आए हैं वो काफी सकारात्मक है और ये जताते हैं और बताते हैं कि अगर ब्याज दरों में फिर से कटौती होती है तो आगे संभावनाएं और अच्छी हो सकती है इन कंपनीज के। तो वन ऑटो स्टॉक दैट यू वुड accommodate or accumulate on dips? मैं थोड़ा सा इसमें उल्टा प्ले करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आई एम नॉट Okay. इंटरेस्टेड कि अब हम फ्रेश डायरेक्ट ऑटो कंपनी को उठाएं। जब ऑटो Okay. की बिक्रियां इतनी अच्छी आ रही है, उनके अंदर इतनी स्टेलर परफॉर्मेंस आ रही है, दिस इज द टाइम कि हमें ऑटो एंसिलियरी की तरफ देखना चाहिए। मुझे उसमें ज्यादा वैल्यू और स्टीम नजर आती है। ऊनो मिंडा, मिंडा कॉप, जमुना ऑटो की अभी हमने चर्चा की, मदरसन सुमी जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जहां स्थिति सुधरती नजर आएंगी आपको एक क्लियर कट अपटिक नजर में आएगा। और उसके साथ साथ टायर कंपनी सीएट बहुत इंप्रेसिव लेवल्स पर है। तो मैं इन चीजों पे बेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जब ऑटो चीजें बिक रही हैं, बिक्री अच्छी आ रही है, लुक एट द सेल्स ऑफ टीवीएस मोटर्स, फिनोमिनल नंबर्स। लुक एट द सेल्स ऑफ फोर्स मोटर्स, कमाल ही कर दिया। आई मीन दीज आर द काइंड ऑफ एरियाज जहां से हमें एक क्लियर पिक्चर मिल रही है कि ऑटो सेक्टर चला है, चल रहा है और आने वाले समय में भी उसकी गति में मुझे कोई नमी आती हुई या सेल्स फिगर्स में स्लो ग्रोथ होती हुई नहीं नजर आ रही है। यहां से जब इकोनॉमी की सिचुएशन और बेटर होगी, अब जीडीपी नंबर्स बेटर आए हैं। जब हम लोग पढ़ा करते थे तब उसके अंदर एक पैमाना बताया जाता था कि अगर आपको किसी भी इकोनॉमी की तरफ देखना है तो उसके कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स पे ध्यान दीजिए। करेक्ट। यहाँ पर मैं पूरे ऑटो फैक्टर को अगर मैं कंपाइल कर लूं, लुक एट द जीडीपी फिगर्स एंड लुक एट द काइंड ऑफ ऑटो सेल्स नंबर सायन ने जो रिपोर्ट किए हैं, कंप्लीटली जो पुराने समय में कही गई चीजें हैं वो बिल्कुल हमारे सामने साक्षी हो रही हैं। देयरफॉर ऑटो एंसिलियरी इज द स्पेस जहां अब हमें फ्रेश अगर बेट करना है तो करना चाहिए। ओके। अगला सवाल जो है वो अपाल जी का है, वो पूछते हैं सीडीएसएल एंड टाटा इन्वेस्टमेंट, इस इन दोनों ही स्टॉक्स में क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो किस बाइंग लेवल्स क्या होंगे?
देखिए CDSL हमारा कैपिटल मार्केट का प्लेयर है। हम्म, कैपिटल मार्केट स्टोरी पे ऑन द होल हम बुलिश हैं। सब्जेक्ट टू आप 2 से 3 साल का अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन रख रहे हैं तो CDSL यहाँ आप करंट लेवल पे बाइंग को कंसिडर कर सकते हैं। अच्छी ओके। चीज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। BSE और MCX के जिस तरीके की परफॉर्मेंस आई है, आप 2026 में मुझे उम्मीद है जिस प्रकार की परफॉर्मेंस हमने एक लो लाइंग देखी है फॉर CDSL, इस पूरे साल में कोई खास किया नहीं है, 10% की डी ग्रोथ है। तो आई थिंक ये एक रिवर्सल बनेगा यहाँ से, और अच्छी और बेहतर परफॉर्मेंस हमें CDSL में देखने को मिलेगी आने वाले साल में। बट अगेन, अगर आपको एक्चुअल इसका पूरा वैल्यू और क्रीम लेनी है तो आपको 2 से 3 साल का व्यू पॉइंट रखना चाहिए। और जो दूसरा शेयर आपने चुना है दैट इज टाटा इन्वेस्टमेंट्स। टाटा इन्वेस्टमेंट्स का अभी चलने का मेजर रीजन था टाटा कैपिटल का IPO, उसकी वैल्यू अनलॉकिंग, बिकॉज एक रीजनेबल परसेंटेज इज हेल्ड बाय टाटा इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि वो एक होल्डिंग कंपनी है। सभी टाटा, वेदर इट इज लिस्टेड एंटिटी ऑफ टाटा ग्रुप और अनलिस्टेड टाटा शेयर, उन सबका कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर टाटा इन्वेस्टमेंट्स के पास है। उसके साथ साथ अलग कई दिग्गज कंपनी ने, आप नेम इट, ऑल द मेजॉरिटी लार्ज कैप कंपनीज या हर एक सेक्टर की जो बड़ी एक दो कंपनीज का कुछ ना कुछ शेक होल्डिंग इनके पास है। तो डिविडेंड इनकम, कैपिटल अप्रिसिएशन, ये सब इनका मेन कोर बिजनेस बनता है। अभी ऑन द होल अगर हम टाटा पैक को स्टडी करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है। लगभग सभी टाटा ग्रुप की कंपनियां थोड़ा थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही हैं, वेदर इट इज TCS और बड़ी कंपनीज में बात करें टाटा मोटर्स, अभी विभाजन के बाद उस तरीके से अपनी क्रीम में वापस नहीं लौट के आ पाया है। और अन्य कंपनीज की भी अगर हम बात करें तो उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं है। दैट इज द रीजन टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में मुझे अभी एकदम से कोई उछाल आता नहीं नजर आ रहा है। अभी बेटर है हम इससे थोड़ा सा साइड लाइन पे रहें। ओके, चलिए अगला सवाल है वो प्रवीण कुमार जी का है। वो पूछते हैं नैटको फार्मा के बारे में। नैटको फार्मा में फ्रेश एंट्री लेवल क्या हो सकते हैं सर? और दूसरा स्टॉक है उनका सिगाची, सिगाची इंडिया, 52 रुपए 25 पैसे पे लिया है। उसमें टारगेट क्या हो सकता है? दो स्टॉक्स, नैटको फार्मा एंड सिगाची इंडिया। नेटको फार्मा एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने एक तरीके से संभाल के चीज को थोड़ा बचा लिया है। जिस टाइप से हमारा, हम अन्य फार्मा कंपनीज की अगर बात करें तो उसके लिहाज से देखा जाए तो इसकी लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। अब इस साल, ये साल तो पूरा ही बुरा रहा है पूरे फार्मा पैक के लिए। ये भी अगर हम देखें तो 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से मुझे उम्मीद है 780 का एक मेजर सपोर्ट है जहां से आके अब दोबारा रिटेस्ट करके वापस ये स्टीम गेन करता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर मिनिमम 2 क्वार्टर्स का एक व्यू रखें तो इसके अंदर मुझे पूरी पूरी उम्मीद है 1080 और उसके बाद लगभग 1200 के करीब के लेवल्स दिख जाने चाहिए। ओके, एंड सिगाची? मैम उसके हम ट्रैक नहीं करते तो अभी कमेंट नहीं कर चलिए, पाऊंगा मैं उस पर। चलिए ठीक, ठीक है सर। नेक्स्ट जो हमारा व्यूअर है वो है हर्षप्रीत कौर। पूछती है कि सिल्वर बीज के बेस्ट लेवल टू बाय क्या हो सकता है? और DCB बैंक उनके पास 170 के भाव पे उन्होंने खरीदा है। आपसे पूछते हैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं या निवेशित रहूं? तो एक तो सिल्वर बीज में क्या करना चाहिए, और एवरीबडी वुड हैव मिस द रैली। एक साल में ये बीज जो है 95% अप है, और DCB बैंक एट 170 प्रॉफिट में है, क्या करूं? बिल्कुल सही कहा आपने, लगभग डबल हो गए हैं सिल्वर बीस। अब यहाँ से बेस्ट लेवल पूछना और बेस्ट लेवल इवन बता भी पाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल आई थिंक पड़ेगा। शायद कोई भी एड्रेस नहीं कर पाएगा इस क्वेरी को। थोड़ी भी नरमी मिले आपको, 5-7 रुपए की अगर नरमी मिल जाए तो आप उसको कंसिडर करें फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसे हम शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करें। दूसरा, हम्म, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज काफी ज्यादा होता है। देयरफॉर जैसे जैसे GDP के फिगर्स अच्छे आए, इसका मतलब इंडिया के अंदर ग्रोथ स्टोरी अच्छी कल्मिनेट हो रही है। देयरफॉर कंजम्पशन इंक्रीज होने की ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आई थिंक अगर आप इसको थोड़ा भी नरमी मिलती है और वहां पे एडअप करते हैं और आपने एक लंबी अवधि का व्यू रखा, या आपने इसके अंदर एक ग्रेजुअल सिप भी बना ली, तो भी आई थिंक आपको एक रीजनेबल रिटर्न्स मिलने चाहिए यहाँ से सिल्वर में। ओके। और उनका अगला सवाल क्या था? DCB बैंक या जस्ट अ सेकंड। 183 के आसपास है आज।
आई थिंक अभी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए उन्हें। हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है एज इफ कोई न्यूज का इंतजार कर रहा हो, बिल्कुल नैरो रेंज में 180 183 84 की छोटी सी रेंज है 3 4 रुपए की, उसी में पिछले लगभग 5 7 ट्रेडिंग सेशन से घूम रहा है ये स्टॉक। आई थिंक इट इज बेटर टू होल्ड ऑन फर्मली। छोटे मंझोले बैंक्स के अंदर ऑल्दो हमारा प्राइवेट सेक्टर में बात करूं तो सिटी यूनियन बैंक एंड करूर वैश्य बैंक हमारे प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं फ्रॉम द स्मॉलर स्पेस। ऑल्दो इन्होंने डीसीबी बाय किया हुआ है, फॉर्मेशन इज नॉट एट ऑल बैड। यहाँ से हम्म, एक चाल बनेगी, जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो 225 के लिए ये शेयर आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल उन्हें होल्ड रखना चाहिए अपनी पोजीशन को। एक स्टॉप लॉस जरूर ले लें 175 का ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके। अगला सवाल जो है वो अनुज कुमार का है। वो पूछते हैं एनआरबी बियरिंग्स के बारे में। अभी आपने ऑटो एंथरले की बात की, तो इनके पास एनआरबी बियरिंग के शेयर है जिन्होंने 248 में खरीदे हैं। आपसे स्टॉप लॉस पूछने हैं कि क्या रखना चाहिए। ₹275 का स्टॉप